प्यार ये जाने कैसा है, क्या कहें ये कुछ ऐसा है। कभी दर्द ये देता है, कभी चैन ये देता है, कभी गम देता है, कभी खुशी देता है। हेलो, मेरी आवाज़ पे मत जाना, जस्ट आज के इस सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना। अगर मैं आपसे ये बात करूं रिलेशनशिप्स, ये सब्जेक्ट व्हाट डू यू थिंक, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वुड से इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट दोनों तरह की आप आर्गूमेंट्स देकर बेस्ट डिबेटर बन सकते हो। यस, जब इसकी मैं फेवर की बात करूं, यानी कि वाई रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, तो अनडाउटली इसके बिना है ही क्या। हमारी पर्सनल लाइफ, व्हाट डू वी नीड? वी नीड लव, वी नीड हैप्पीनेस, वी नीड शेयरिंग, वी नीड केयरिंग। और रिलेशंस अच्छे ना हो तो यू वॉन्ट बिलीव पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। सोशल लाइफ, अगर आपके रिलेशंस अच्छे ना हो तो यू कांट एंजॉय सोशल लाइफ, एंड आफ्टर ऑल वी आर सोशल बीइंग्स। प्रोफेशनल लाइफ, हम हमेशा हर वक्त कहीं ना कहीं या तो किसी टीम का हिस्सा है या किसी टीम को लीड कर रहे हैं, या कभी दोनों रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं दोनों रोल भी प्ले कर रहे हो या एक रोल प्ले कर रहे हो, तो अल्टीमेटली हमें लोगों के साथ काम करना है, लोगों से काम लेना है। और अगर हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो हाउ कैन वी बिकम प्रोफेशनली सक्सेसफुल? यस फ्रेंड्स, अल्टीमेटली हमें सच में इसका ये पहलू देखें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब मैं इसी की दूसरी साइड की बात करता हूँ रिलेशनशिप की, तो आप सभी जानते होंगे ज़्यादातर लोग रिलेशंस अगर अपसेट हो जाएं, इनको ठीक से ना निभा पाएं, तो आप देखना सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब लोग वही दिखते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड वही दिखते हैं, अनफोकस्ड वही होते हैं। तो दूसरी तरफ ये एक तरह से हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन या डिस्ट्रेसमेंट का कारण भी है। आप देखेंगे कुछ लोग यंग एज में अगर रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं तो मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि वो स्टडी से उनका फोकस हट जाता है। अडल्ट लाइफ में अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं तो इट टेल्स अपॉन योर साइकोलॉजिकल बैलेंस, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत असर पड़ता है इसका। अब मैं अगर बात करूं तो आपने कभी सोचा है कि केवल कुछ लोग हैं जिनके रिलेशनशिप्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप के साथ जी रहे होते हैं? व्हाट डू यू थिंक, आर दे लकी वंस, आर दे चोजन वंस कि ऊपर वाले ने उनको कुछ स्पेशल टैलेंट देके भेजा? नो, इट्स नॉट सो। हकीकत यह है कि रिलेशनशिप की जब बात करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स आर नेचुरल, हर एक को प्रॉब्लम्स हैं। मैं यू वोंट बिलीव, मैं अपनी अगर लाइफ की बात करूं तो आई हैव सेलिब्रेटेड 33 ईयर्स ऑफ माई मैरिज लाइफ, और इवन आई वुड से उससे पहले भी अराउंड 4 to 5 ईयर्स हम दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तो एक उसे ऑफकोर्स मैं ये कह सकता हूँ कि उस टाइम, हमारे टाइम पे लव या प्यार जैसे शब्द बड़े खतरनाक होते थे, कभी कहा नहीं गया, एक्सप्रेस नहीं किया, बट ऑफकोर्स हम बहुत अच्छे एक दूसरे से रिलेशंस उस टाइम भी से निभाते आ रहे हैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 40 ईयर्स मुझे एक ही रिलेशंस निभाते हुए हो चुके हैं। एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारी लाइफ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है, बट स्टिल आई हैव सेड कि आई हैव सेलिब्रेटेड 33 ईयर्स ऑफ माई मैरिज लाइफ। व्हाट डज दैट मीन? एंड मैनी मोर टू गो। इट मीन्स डेफिनेटली रिलेशनशिप्स हर वक्त अच्छे रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो लोग जब मिलते हैं, वो वर्क प्लेस की बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, तो दोनों के बड़े डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, दोनों के डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, दोनों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, दोनों के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। तो इट इज़ वेरी मच नेचुरल। अगर कोई इंसान कहे कि मेरे रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, या फिर उसकी लाइफ में कोई पैशन ही नहीं है, शायद कहीं वो ढीला ढक्कन हो चुका है, ही इज जस्ट गेटिंग अलॉन्ग विद इट। पर फैक्ट यह है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना इज वेरी मच नेचुरल। जहां भी दो लोग होंगे, कन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, यानी कि कहते हैं वाद विवाद अवश्यम भावी है, अवश्यम भावी। आई थिंक आई हैव सेड इट राइट, यस।
इसका मतलब क्या है? क्योंकि दो लोग जब हैं उनके बड़े डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, दोनों की डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना इज हेल्दी साइन। लेकिन कितनी जल्दी हम उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करके अपने रिलेशन को स्मूथली कैरी ऑन करते हैं, दैट मेक्स द डिफरेंस। हकीकत आप सभी जानते होंगे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो दिस इज फैक्ट कि आज डाइवर्स रेट इंडिया का कुछ ना कुछ बढ़ रहा पहले से, बट आई वुड से थैंक्स टू इंडियन ट्रेडिशन, थैंक्स टू इंडियन कल्चर, कि डिस्टर्बेंस हर एक के रिलेशंस में है, बट उसके बावजूद भी शायद हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस में ये आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाना, इट इज़ नॉट सो ईजी। बट अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली अंदर अंदर डिस्टर्बेंस ज़्यादातर लोगों की लाइफ में चल रही होती। अब अगर मैं बात करूं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, जिसको आई कैन से डेवलप्ड वर्ल्ड, तो आई हैव रेड फ्रॉम समवेयर कि ऑलमोस्ट वहाँ का जो डाइवर्स रेट है दैट इज अराउंड 40%। 40%, इट्स सो अलार्मिंग। और इवन कुछ कंट्रीज में तो इससे भी हायर है, दिस इज एवरेज। इट मीन्स ऑलमोस्ट 50% मैरिजेज या 40% मैरिजेज आर फेलिंग। मैं अगर बात करूं मेंटल हेल्थ फाउंडेशन यूके, उसकी 2016 की रिपोर्ट, व्हाट डज दैट से? इट सेज कि एब्सेंस ऑफ क्वालिटी रिलेशनशिप is killing us faster than obesity and lack of exercise. What does that mean? कि हमारी लाइफ में अगर हमारे पास हम ओबेस हैं, ओबेसिटी है मीन्स थोड़ा मोटापा है, या हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो शायद हम कुछ ज़्यादा जिएंगे इसकी बजाय कि अगर हमारे लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे ना हो। सो क्रूशल। और सबसे खास बात, इसका जो अगर मैं एक इम्पैक्ट कहूँ तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे बहुत ज़्यादा होता है रिलेशंस खराब होने का। अभी फॉर एग्जांपल, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं रिसेंट एक न्यूज़ की बात करूँ तो आई जस्ट वेंट थ्रू ए न्यूज़ कि मुंबई की एक सीईओ, उसने अपने 4 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया। एक सीईओ, आप समझ सकते हैं जो इंसान इस लेवल पे बैठा हो कितना मैच्योर होगा, कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितना स्किल होंगी उसके पास कि उस लेवल पे बैठा हुआ है। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि उसके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशंस स्ट्रेसफुल चल रहे थे। यानी कि अगर रिलेशंस स्ट्रेसफुल हो, अच्छे ना हो, तो एक इस लेवल का इंसान भी अपना बैलेंस खो बैठता है। और सोच के देखिए, वो 4 साल का बच्चा, उसने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं, उसने क्या गलती करी होगी, एंड इट्स हैपनिंग। तो सच में रिलेशंस इतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमारे पास इनको हम ठीक बैलेंस में नहीं रह के नहीं पाएंगे, रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो हम बैलेंस में रह नहीं पाएंगे, और इसका इम्पैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे बहुत बुरा हो रहा है। तो ऐसा अल्टीमेटली है क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? इन्वेस्टमेंट। यस, दिस इज फैक्ट कि हम जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हम बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फ्यूचर को लेके। कुछ चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं, लेट्स से कि आवर एजुकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम उस पर बहुत साल लगाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत मेहनत लगाते हैं। हम अपने फ्यूचर प्लानिंग की बात करें, हमारे घर की बात करें, हमारे कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, बड़ा सोच विचार के उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। हम अगर अपनी रिटायरमेंट पेंशन प्लान्स की बात करें, उसको भी बड़े अच्छे से हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर भी। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, रिलेशनशिप हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है? क्या हम सच में इसके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं? इसके ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मे बी शायद उतने पैसे की इन्वेस्टमेंट ना चाहिए हो, बट इट नीड्स टाइम, इट नीड्स एफर्ट, इट नीड्स केयरिंग। तो जब हम एक क्वालिटी टाइम बिताते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो यकीन मानना लाइफ बिकम्स सो ईजी। अक्सर कहा जाता है कि जब पैसे की बात आती है रिलेशंस में इन्वेस्टमेंट की, तो ये एक सेकेंडरी थिंग है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पोर्टेंट। कहते हैं ना, एक नॉर्मल भाषा में कहूँ तो कहते हैं ना, एक बीवी जब तक सूट साड़ी मांगती है, जब तक उसको प्यार मोहब्बत नहीं मिलता, केयरिंग नहीं मिलती, और जिस दिन उसको प्यार मोहब्बत मिलता है, यकीन मानना वो आपकी हर सिचुएशन को समझती है। आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है। इट मीन्स हमें इसके ऊपर भी एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब मैं बात करूं इस इन्वेस्टमेंट की, तो हम इसको बड़े एक साइंटिफिक वे में भी समझ सकते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP।
उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारी एक्शंस के ऊपर, हमारे रिजल्ट्स के ऊपर, हमारे रिलेशंस के ऊपर, क्योंकि उससे मेन हमारी कम्युनिकेशन बेटर होती है और कम्युनिकेशन ही रिलेशंस को बहुत बेटर कर सकती है। और मैं अगर एनएलपी की बात करूं तो एनएलपी वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज जिसे कह सकते हैं, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग ऑफ आवर माइंड। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल एनएलपी की दो प्री सपोजिशंस की बात करूंगा। केवल हम इतने को ही समझ जाएं तो आप समझ जाइए कि यही अपने आप में इतनी पावरफुल है तो एनएलपी कितनी पावरफुल होगी। तो उसकी एक बड़ी सिंपल सी प्री सपोजिशन है, मीन्स एनएलपी कहता है कि इसको अज्यूम करके चलो, व्हाट इट सेज, एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। व्हाट डज दैट मीन? मैं अगर बात करूं, हम जब भी किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं तो हम सामने वाले का बिहेवियर देखते हैं, तो उस बिहेवियर के पीछे उसकी इंटेंशन क्या है उसको नहीं देखते हैं। और फैक्ट यह है कि हर इंसान कुछ भी बिहेव कर रहा होता है, उसके पीछे उसकी इंटेंशन कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि एक फादर है, अपने बच्चे को डांटता है, वो उसका बिहेवियर रूड हो सकता है, उसके जो बच्चे के लिए लैंग्वेज यूज कर रहा है, वर्ड्स यूज कर रहा है, वो हार्श हो सकते हैं, बट उसके पीछे इंटेंशन ज़्यादातर पेरेंट्स की क्या होती है? दे आर वेल विशर्स। सेम वे ऐसे ही हम मान के चलें तो हकीकत में लाइफ में ज़्यादातर जो हमें बिहेवियर्स दिख रहे हैं, उस बिहेवियर्स को तो हम पहचान लेते हैं, उसके पीछे की इंटेंशन को नहीं पहचान पाते और हम सामने वाले को, इंसान को गलत मान लेते हैं। उससे रिलेशंस दूर होते जाते हैं, हटते जाते हैं। मैं दूसरी एक सिंपल प्री सपोजिशन की बात करूं, व्हाट इज सेज, पीपल वर्क परफेक्टली, और अदर इन अदर वर्ड्स, नो वन इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि हर इंसान अपने सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, अपने रिसोर्सेज, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा होता है, बट समटाइम्स वो वैसा नहीं कर रहा होता जैसा मैं देखना चाहता हूँ, जैसा मैं उससे उम्मीद करता हूँ, और इसकी वजह से मैं उस इंसान को गलत मान लेता हूँ। बट अगर इस प्री सपोजिशन को मैं सच में बिलीव कर लूँ कि इट इज़ ट्रू, तो हकीकत में हमारा हर इंसान को देखने का एंगल बदल जाएगा। और जब मैं सामने वाले इंसान को पहले इस तरह से मान लूँगा कि वाट एवर ही इज़ डूइंग इट परफेक्टली, तो फिर जब मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, देन आई कैन गिव सजेशन जहाँ मुझे गलत लगे उसको। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा मैं कुछ सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा आपको कि हम अपने रिलेशंस को हेल्दी कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो पहली सिंपल सी टिप है, प्रेफर कोलैबोरेशन, अवॉइड कंपटीशन। आपने कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के स्टेप्स या स्टेजेस देखी होंगी, तो उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। वन इज कंपटीशन, कि कंपटीशन करके भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट को, कि एक विन कर जाता है। कंपटीशन का मतलब क्या है कि मैं सामने वाले से विन कर गया, आई विन यू लूज, और कन्फ्लिक्ट हम मान लेते हैं कि रिजॉल्व हो गया। बट फैक्ट ये होता है कि वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता, बल्कि अंदर ही अंदर जो विन कर गया उसको लगता है कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन जो लूज कर चुका है, व्हाट डू यू थिंक कि वो शांति से बैठ पाएगा? उसके अंदर हमेशा लग रहता है कि मैं अगेन कब ऐसी सिचुएशन आएगी कि मैं विन करूं, सामने वाला लूज हो, और कंपटीशन हम करते रहते हैं। बट कोलैबोरेशन इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। व्हाट डज दैट मीन? विन विन सिचुएशन। आप क्या चाहते हो मैं उसका ध्यान रखूं, मैं क्या चाहता हूं आप उसका ध्यान रखो, दैट इज कोलैबोरेशन। तो अगर हम इस चीज को ध्यान रखेंगे, कंपटीशन से कहते हैं ना कि हम आर्गुमेंट्स करके किसी से विन कर भी गए, तो यकीन मानना हम सामने वाले को खो बैठेंगे, और रिलेशंस खोने के लिए नहीं है। नेक्स्ट टिप, फॉस्टर क्यूरियोसिटी, अवॉइड क्रिटिसिज्म। देखिए, हर इंसान अलग अलग बैकग्राउंड से आया हुआ है, उसकी कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है। हम अगर सामने वाले को क्रिटिसाइज करेंगे कि वो उस तरीके से नहीं कर रहा जैसा मैं चाहता हूं, तो यकीन करना दूरियां और बढ़ेंगी। वो मुझे क्रिटिसाइज करेगा, मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा, और अल्टीमेटली इस क्रिटिसिज्म में हम एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। बट हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि मैं जो तरीका जानता हूं, मैं जिस तरीके से किसी काम को करना जानता हूं, इट मे बी गुड, इट मे बी परफेक्ट, इट्स ओके। लेकिन अगर मैं एक क्यूरियोसिटी दिखाऊं कि सामने वाले को भी जानने की कोशिश करूं कि वो क्या करता है, वो कैसे करता है, उसके पीछे वजह क्या है, तो मुझे एक कुछ नया लर्निंग मिलेगी। तो वी शुड ऑलवेज बी क्यूरियस टू लर्न थिंग्स फ्रॉम अदर्स। मे बी हमारे तरीके अच्छे हों, बट औरों से सीखेंगे तो मे बी और भी अच्छा हम डेवलप कर पाए।
तो क्यूरियोसिटी होने से हम औरों को समझेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो हमें समझेगा, हम उसको समझेंगे, विल कम क्लोजर टू ईच अदर। नेक्स्ट वन इज शो केयर, अवॉइड हार्शनेस। देखिए, हम अगर लाइफ की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, तो हम जब मिलके चलते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और वो क्यों आते हैं? समटाइम्स हमारे कुछ डिसीजन होते हैं, क्योंकि हमारी सारी एक्शन, सारे बिहेवियर डिपेंड करते हैं हमारे डिसीजंस पे। और कभी कभी हो सकता है हमारे डिसीजन कुछ गलत हो जाए, और गलत डिसीजन होते ही जब सामने वाला उस इंसान को तुरंत ब्लेम करता है कि आपके इस डिसीजन की वजह से गलत हुआ, तो एक तो वो इंसान गलत डिसीजन की वजह से कुछ पहले से ही हर्ट है, क्योंकि गलत रिजल्ट उसके सामने पहले से आ चुका है। और फिर जब हम उसको पिन पॉइंट करते हैं तो वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। इंस्टेड जब हम वहाँ केयर शो करते हैं, इट्स ओके, हो गया, कोई बात नहीं, उसको एक सपोर्ट मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, अगली बार वो बेटर डिसीजन लेने के लिए अपने आप को इक्विप करता है। जैसे मान लीजिए हम एक बच्चा गिरा है, चोट लगी है, उसको उस वक्त डांटना शुरू कर दे तो क्या सोचेगा? एक तो उसको चोट लगी है, उसको हम सपोर्ट करने की बजाय, उसके चोट पे मरहम लगाने के बजाय उसको और डांटते हैं, तो डू यू थिंक कि उस टाइम अच्छा फील करता है वो? तो सेम वे हमारी लाइफ में भी हमें केयर करनी है, ना कि हार्शनेस की तरफ जाना है। जितने कठोर शब्द बोलते हैं उतना एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सीक क्लैरिटी, अवॉइड अजम्पशन। लाइफ में अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है दैट इज ट्रस्ट, विश्वास। लेकिन ये विश्वास कब डगमगाता है? जब हम कुछ सामने वाले के बारे में खुद से अज्यूम करना शुरू करते हैं। हम उसकी किसी एक्टिविटी या किसी बिहेवियर को देखते हैं और हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि उसके पीछे कुछ ऐसा होगा, उसका क्लैरिफाई नहीं करते हैं। और इंसान की अजम्पशंस की, इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। हम एक सिंपल सी बात को कितने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, कई तरह की अजम्पशंस मन में ला सकते हैं, जिससे एक मिसट्रस्ट पैदा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। तो ऑलवेज अवॉइड assumptions. It is always better to clarify. Next is build rapport, avoid exertion. हम कहीं ना कहीं सामने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ फोर्सफुली समझाने में लगे रहते हैं, कि हम लोगों के अंदर एक ज़्यादातर एक एडवाइस मॉन्स्टर छुपा हुआ है कि बस सामने वाला किसी तरीके से मेरी कुछ एडवाइस ले। हम बड़े उतावले होते हैं उस एडवाइस को देने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि हम सामने वाले को फोर्सफुली एक्सर्ट करने के बजाय, कुछ समझाने के बजाय, पहले एक रेपो बिल्ड करें। रेपो का मतलब क्या है? पहले एक ट्रस्टफुल माहौल क्रिएट करें, एक ऐसा एनवायरनमेंट करें कि वो मेरे पे ट्रस्ट कर सके, मैं उस पर ट्रस्ट करूं। और जब ये ट्रस्टफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसके बाद अगर सच में मुझे कुछ लगता है, मुझे उसे कुछ एडवाइस करने की ज़रूरत है, सजेशन देने की ज़रूरत है, देन इट बिकम सो ईजी। तो पहले रैपो क्रिएट करो। और अगर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करूं तो इसमें भी रैपो क्रिएट करने के बड़े सिंपल, बड़े अच्छे इफेक्टिव वेज दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, हकीकत यह है कि हम सब लोग एज ए पर्सन, एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी, एज ए कंपनी, एज ए नेशन ग्रो करना चाहते हैं। और इस सब ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है रिलेशनशिप्स का। तो अगर सच में हम इसको बेहतर करना समझ जाएं तो हमारी ओवरऑल हर तरह की लाइफ, हमारी लाइफ का हर एस्पेक्ट बहुत बेहतर हो सकता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं ऐसे और वीडियोस लाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।